एक बार मैं बोलता हूँ, देखो पूरे फिजिक्स में, पूरे 2 साल के फिजिक्स में 11वीं और 12वीं सबसे कठिन वाला हिस्सा अभी पढ़ रहे हो। जो शुरू के 7 चैप्टर होंगे ना, तुम्हारे प्राण निकाल लेगा। शुरू के 7 चैप्टर ये सबसे कठिन है। और अगर कोई कंपटीशन देना चाहते हो भविष्य में, कोई भी कंपटीशन हम कह रहे हैं जिसके अंदर फिजिक्स आती हो, ये क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा है, या वेटेज कम भी है तो इस पोर्शन में स्कोर करना सबसे मुश्किल है। समझ गए? तो इसीलिए मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। अभी कहोगे सर ई कैसा परवल है? ये तो परवल है, दिखे ही नहीं, वहां दिखाए कुछ और, सामान दिखाए कुछ और, पैकिंग कर दी कुछ और। ऐसे ही कहोगे? ऐसा मत कहो भाई। हेलो बच्चों, क्या हाल है? तो आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल यात्रा हिंदी पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? तो जानते हो गाँव वाँव के हो यार, कि अभी धान वान कटने का समय था ना, खेती वेती भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो कर वर के आ गए, अब चिंता मत करो, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे सिलेबस को, ठीक है? तो चलो, अभी हम लोग शायद 10वें लेक्चर पे रुके हुए थे, जहाँ मैंने लास्ट देखा है अभी प्लेलिस्ट को अपने। तो 10वें लेक्चर को हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे मैंने वो ग्राफ पढ़ा दिया जब पार्टिकल एक समान गति से जा रहा हो। तो देखो भाई, अगर जिसको पीछे का एक बार देख के आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आज जो ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ वो एक समान त्वरण का है। अब अगर एक समान गति तक हवा नहीं लगी है तो एक समान त्वरण में उम्मीद कम है। तो जरा पीछे जाके हवा लगा के आओ। और पीछे के 10वें लेक्चर हैं, 9वें लेक्चर भूल ही गए होगे, है ना? काफी दिन हो गए। कोई बात नहीं। तो पीछे के लेक्चर एक बार देख के फिर इस लेक्चर को देखना, तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं तो कोशिश करो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार में आ जाए। हाँ, लेकिन अगर दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो फिर पीछे चले जाना। पीछे जाके जो ग्राफ के सारे लेक्चर देखने को नहीं बोला। अगर ग्राफ में केवल ग्राफ ग्राफ पढ़ना है तो एक बार जाके ग्राफ जहां से शुरू हुआ है ना, जहां मैंने ढाल का बात बताया कि ढाल क्या होता है, वहां से जाके देखना, फिर आगे बढ़ते जाना, ठीक है? तो देखो, जैसा मेरे चैनल के बारे में जो लोग हो, जो देखते आ रहे हो, जो नए हैं उनकी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी उनके लिए, कि मेरा चैनल ये जो है, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए एक चैनल बनाया गया है, ठीक है? तो ग्रामीण क्षेत्र से जितने बच्चे हैं उनको सुविधाएं कम मिलती है। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने इस चैनल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कुछ पहुंचा सकूं। और दूसरी बात, अगर कोई मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, अगर मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं, ये वाला सर पढ़ा सकता है कुछ, है ना, ऐसा कोई फील हो, कुछ अगर लगता हो, तो मेरे ऑनलाइन बैचेज में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? और उसमें ऑनलाइन बैचेज होंगे और उसमें भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? तो चलो, अभी हम जरा देखते हैं सरल रेखा में गति का अभी एक समान त्वरण वाला ग्राफ देखते हैं जरा हम लोग। तो ये मेरे हिसाब से तीसरा केस है। और तीसरा केस मतलब कौन कौन से 2 केस आपने पहले करा दिए सर? तो मैंने पहला केस कराया है कि जब वस्तु विश्राम अवस्था में हो तो उसका एक्स टी ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ, उसका वेग समय ग्राफ और उसका त्वरण समय ग्राफ क्या बनता है, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात मैंने क्या बताई, दूसरा टॉपिक क्या बताया? दूसरे टॉपिक में मैंने बताया कि जब वस्तु एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चलने का मतलब क्या है? वेग नियत हो उसका। वेग नियत का मतलब क्या है? कि एक ही स्पीड से चल रही हो और एक ही दिशा में चल रही हो, क्योंकि वेग सदिश राशि है ना, दिशा भी बदलेगा तो वेग बदलेगा। वो हम कर चुके हैं, वो लास्ट वाला लेक्चर ना उसी का है, जिसमें हमने देखा था कि भाई अब पार्टिकल एक समान गति से चल रहा है कण, तो उसका एक्स टी ग्राफ क्या होगा, उसका वी टी ग्राफ क्या होगा, उसका ए टी ग्राफ क्या होगा, हम ये देख चुके हैं ना। अब देखो, आज जो देखने वाले हैं ना, वो ए टी ग्राफ यानी वस्तु जो है एक समान, आज जो लिखेंगे ना हम लोग, वो पढ़ेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल तो हमने काफी किए, एक समान त्वरण से चल रही है, इसके न्यूमेरिकल तो हमने बहुत किए, है ना? अब इसके ग्राफ की बारी है कि ग्राफ इसका कैसे बनाया जाए। तो एक बात बताता हूँ, देखो, एक विधि बताई थी मैंने, ठीक है? अब वही देखो, फिजिक्स में क्या है ना, और अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, उस टॉपिक का नाम है यांत्रिकी। याद रखो, एक बार मैं बोलता हूँ, देखो पूरे फिजिक्स में, पूरे 2 साल के फिजिक्स में 11वीं और 12वीं सबसे कठिन वाला हिस्सा अभी पढ़ रहे हो। जो शुरू के 7 चैप्टर होंगे ना, तुम्हारे प्राण निकाल लेगा। शुरू के 7 चैप्टर ये सबसे कठिन है। और अगर कोई कंपटीशन देना चाहते हो भविष्य में, कोई भी कंपटीशन हम कह रहे हैं जिसके अंदर फिजिक्स आती हो, ये क्वेश्चन का वेटेज
सबसे ज्यादा है या वेटेज कम भी है, तो इस पोर्शन में स्कोर करना सबसे मुश्किल है। समझ गए? तो इसीलिए मैं बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स खूब लेके पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा खूब एग्जाम्पल ले लो। फिर भी ना समझ में आए, फिर भी कोशिश करते रहना, करते रहना, करते रहना। एक बार में ना किसी को आया है, और हो सकता है कुछ ब्रिलियंट हो, आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में जनरली नहीं आता है, तो घबराना मत। ठीक है? तो क्या करना, कोशिश करते रहना लगातार। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ यांत्रिकी, अभी 7 चैप्टर आगे यांत्रिकी होगा। और मैं बता दूं, 2 साल की फिजिक्स 11वीं 12वीं मिला के बोल रहा हूँ, सबसे कठिन 7 चैप्टर यही है। अगर 28 चैप्टर हैं टोटल, तो अगर 7-7 के सेगमेंट में बांटोगे, 7-7 टुकड़ों में बांटोगे, तो जो ये वाला 7 टुकड़ा है, ये सबसे कठिन है। इसके बाद वाला जो आएगा 11वीं में पढ़ोगे, वो इससे आसान होगा। तुम कहोगे, अरे सर, पीछे वाली किताब आगे क्यों नहीं पढ़ा दी, पीछे वाले जो 7 चैप्टर हैं वो पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया, पहले तो बहुत कठिन पढ़ाया। तो देखो, पहले इसलिए नहीं पढ़ा दिया कि अभी तुम्हारा एग्जाम आ जाता लास्ट में। दिमाग देखो, एग्जामिनर का, किताब लिखने वालों का, तुम्हारा एग्जाम आ जाता, तो एग्जाम आता तो तुम वैसे ही इसको पढ़ने में समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, एग्जाम में प्रेशर और रहता, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होता। कई लोग तो 10 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करते, तो अब 10 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये नहीं ना होगा, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो चलो, एक समांतरण के अंदर अक्षीय विधि है। अब इसमें एक चीज, एक पीछे की चीज आगे से जुड़ी भी हुई है, इसलिए देखो अक्षीय विधि पीछे बताए थे, तो उसमें देखो एक इक्वेशन लिखते थे हम लोग, एक्स एफ माइनस एक्स आई बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखे थे। अब इसमें सब बात बता चुके थे, तो एक काम करो, इसको थोड़ा इधर उधर करके एक दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो तो सही लिख रहा हूँ क्या। इसको ऐसे लिख लो, एक्स एफ बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स आई। देखो देखो, सही लिख रहा हूं, चेक कर लो भाई, पक्का। अब देखो एक बार बच्चे, देखो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है कि जब हमने उसको देखना शुरू किया, तो उस समय उसके अक्ष, अगर कोई अक्ष बना हुआ है तो उस पर उसका मान क्या था, वो एक्स आई है। ये फिक्स होगा क्योंकि ये शुरू शुरू का मान का बात है। अब टी जैसे जैसे बदलोगे उसके हिसाब से क्या बदलेगा, एक्स एफ, एफ माने होता है फाइनल, और देखो आई मतलब होता है इनिशियल, इसीलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक स्थिति, और इसको कहते हैं अंतिम स्थिति, या ये कहेंगे समय के ऊपर जो स्थिति डिपेंड करती है वो एक्सेप है। समझ गए? अब एक बात सुनो, अब इसकी तुलना मैं मैथ के एक इक्वेशन से कर रहा हूं। वो इक्वेशन क्या है, देखो जरा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक द्विघाती समीकरण है, इससे इसकी तुलना कर रहा हूं। ध्यान से देख के बताओ, ये वाला समीकरण इसके जैसा है कि नहीं, ये दोनों समीकरण एक जैसे हैं कि नहीं। देखो, एक्स एफ की जगह वाई है, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ ए की जगह ए बाई टू है, यहाँ बी की जगह यू है, और सी की जगह एक्स आई है। तो अपने को बात बड़ा समझ में आई कि भाई अच्छा, ये वाली इक्वेशन तो ऐसी ही है। ठीक, अब क्या करोगे, तो इसका ग्राफ हमको मालूम है, अगर दिमाग पे जोर डालोगे मैथ में, तो 10वीं में इसका ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कैसा है, देखो, ये y है, ये x है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, क्या नाम है इसका, इस तरह के ग्राफ का क्या नाम है, परवलय। इसका ग्राफ बनता है परवलय, परवलय बनता है। और देखो ये ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय है। कैसा है, ढक्कन है, कटोरा है, ऊपर की ओर मुंह खुल रहा है ना इसका, तो ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय है। अब एक और तरीके से परवलय बन सकता है, देखो एक और तरीके से परवलय बन सकता है, ये y है, ये x है, परवलय ऐसे भी बन सकता है। ये क्या है, ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा नीचे की ओर खुलता हुआ परवलय। दोनों बात, यह है ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय, और यह है नीचे की ओर खुलता हुआ परवलय। समझ गए? अच्छा, कब ये बनाएंगे कब ये बनाएंगे, ये कैसे मालूम होगा सर, तो भी बताते हैं। देखो यहां देख रहे हो, एक्स स्क्वायर, ये ए, मैं क्या बना रहा हूँ, वाई एक्स, यानी इस वाले इक्वेशन का भी ग्राफ बना रहा हूँ इसका। तो देखो, अगर ए का मान, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का आगे का नियतांक है, गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। अगर ए का मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ए का मान धनात्मक है अगर, तो ऐसा ग्राफ बनाओगे। अगर ए का मान ऋणात्मक है, अगर ए का मान ऋणात्मक है, इसमें बता रहा हूं अभी,
ए का मान अगर ऋणात्मक हो तो ऐसा ग्राफ बनाओगे। बोलो ठीक है, पक्का समझ में आया? अब सुनो बात ध्यान से, अगर यहां ये बात है तो यहां भी वो बात होगी, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ एक्स लिख दूं, यहाँ टी लिख दूं, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक क्या है, ए बाई टू। यानी अगर ए बाई टू का मान, ए का मान प्लस में होगा तो ए बाई टू भी प्लस में होगा, यानी ऐसा ग्राफ। तो अब ऐसे समझ लो कि ये त्वरण भी है, अगर त्वरण का मान धनात्मक होगा तो ऐसा ग्राफ बनाओगे, और अगर त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो ऐसा ग्राफ बनाओगे। बोलो ठीक है, दिमाग में बैठा इतना? अच्छा, कौन सा ग्राफ के बारे में बता रहे हैं हम? ये केवल और केवल एक समान त्वरण के केस में, जब आपको कौन सा ग्राफ बनाने को कहा जाए, स्थिति समय ग्राफ, तब उसके अंदर आपसे पूछे कि एक समान त्वरण का स्थिति समय ग्राफ क्या बनता है, कैसा बनता है, तो कहोगे परवलयाकार बनता है, यानी परवलय बनता है। अब कोई पूछे उसके बाद कौन सा परवलय, तो कहोगे अगर ऊपर की ओर खुलता हुआ या नीचे की ओर, ऐसा पूछ सकते हो। तो कहोगे अगर त्वरण का मान धनात्मक है तो ऐसा वाला परवलय, और अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है तो ऐसा वाला परवलय। बोलो ठीक है, पक्का? चलो, अब डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे, अब डायरेक्ट हम चलते हैं सवाल पे। इतना समझ गए? बहुत अच्छी बात। अब चलो एक सवाल लेते हैं। तो सवाल क्या लेते हैं भाई, देखो अगर ये x बराबर 0 है और इधर x बराबर प्लस है और इधर x बराबर माइनस है, ऐसे देखो, एक बात हम बता चुके हैं पहले ही कि ग्राफ बिना अक्ष के नहीं बनता है। पहले ही बता चुके बच्चों कि ग्राफ बिना अक्ष के नहीं बनता है। तो यहाँ भी तुम उम्मीद मत करना कि ग्राफ बिना अक्ष के बनेगा, ग्राफ बिना अक्ष के नहीं बनेगा। अगर ग्राफ बिना अक्ष के नहीं बनेगा तो ऐसा मान लो, अब एक उदाहरण लेते हैं भाई कि x बराबर 2 पे, ये देना होगा, ये जो क्वेश्चन बना रहा है ना उसको बताना होगा कि अक्ष किधर है, आदमी किधर है, त्वरण किधर है, उसका प्रारंभिक वेग किधर है। देखो अब यहाँ प्रारंभिक वेग की भी बात आएगी, तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इस आदमी का जो प्रारंभिक वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये इधर की तरफ है, दिशा भी बनाई गई है साथ में, और इसका जो त्वरण है वो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और वो भी इधर की तरफ। समझ गए? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो एक काम करो, अभी इसका कौन सा ग्राफ बनाना है, xt का ग्राफ बनाना है। xt ग्राफ बनाना तो सबसे पहला काम, आओ देखो न ताओ, तुरंत xt बना लो। जो होगा देखा जाएगा, पहले एक्सिस तो बना लो कि एग्जामिनर सोचे कि अच्छा बनाया तो शुरू तो किया। अच्छा xt बना लिए। अब ये देखो कि t बराबर 0 पर वो उसका x का मान क्या था, तो देखो t बराबर 0 पे x का मान कितना है, 2, तो 2 पे ऐसे लिख लो, लिख लिए। यानी एक बात पक्की हो गई कि ग्राफ यहीं से शुरू होगा, अब चाहे जिधर शुरू हो, लेकिन शुरू तो यहीं से होगा। अगला काम करो, a के मान को देखो, ध्यान से समझना, a के मान को देखो, a का मान प्लस में है कि माइनस में है, क्या मान है उससे मत देखो, प्लस में है कि माइनस में है ये देखो। तो देखो बच्चों, मैंने एक बात बताई थी अक्षीय विधि में कि अगर कोई भी वस्तु प्लस एक्स की तरफ जा रहा है तो उसको आपको प्लस में लेना है, और कोई भी वस्तु अगर उल्टा जा रही है यानी माइनस एक्स की तरफ जा रही है तो उसको आपको माइनस में लेना है। तो हमारे अक्ष के ऊपर ही ये प्लस माइनस निर्भर करेगा, ठीक। तो यहाँ ए, इस स्थिति में तो ए धनात्मक है, धनात्मक है, और यू क्या है बच्चों, यू को भी चलो लगे हाथ लिख लेते हैं, ये भी धनात्मक है। अब सुनो, अगर a का वैल्यू धनात्मक है तो अभी पीछे क्या बताए, कौन सा परवलय बनेगा, परवलय बनेगा, क्यों, क्योंकि a है और a कैसा है, धनात्मक है, तो धनात्मक है यानी ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय बनेगा। अगर a का मान ऋणात्मक होता तो नीचे की ओर बनता, तो चलो ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय बनाते हैं। तो देखो एक परवलय ऐसे बन सकता है, एक परवलय ऐसे बन सकता है, और एक परवलय ऐसे बन सकता है। अभी कहोगे सर ई कैसा परवलय, ये तो परवलय दिखे ही नहीं, वहां दिखाए कुछ और, सामान दिखाए कुछ और, पैकिंग कर दी कुछ और, ऐसे ही कहोगे? ऐसा मत कहो भाई। समय का मान
माइनस में नहीं हो सकता है ना। इधर टी पहले और चौथे चतुर्थांश में समय धनात्मक होता है, दूसरे और तीसरे में क्या होता है, ऋणात्मक। अब समय तो ऋणात्मक नहीं ले सकते, तो इधर वाला ग्राफ छुपा दिए। तो देखो ये पीछे भी जा रहा था ऐसे, अगर दूसरा कुछ रहता ना तो ये ऐसे बनता, ये वाला हिस्सा ऐसे इधर जाता, ये वाला हिस्सा कैसे बनता, ऐसे बनता, ये वाला हिस्सा ऐसे रहता ऐसे। सही समान पैक किए हैं। इधर देखो अब जरा, अब बोलोगे सर इस सवाल का तो एक ही ग्राफ होगा। अब आप बनाए तीन। एक बात बता रहा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहे क्योंकि कठिन है। ध्यान से समझना, अगर क्या क्या किए अभी तक एक्स बना लो, एक्स और टी देख लो, टी बराबर 0 पे कहाँ है, ए को देखो प्लस है कि माइनस है। अगर ए प्लस है तो 3 केस बनेगा, और अगर ए माइनस है तो भी 3 केस बनेगा। 3 संभावना है ऊपर की ओर खुलने की, एक ऊपर जाके खुल सकता है डायरेक्ट, एक सीधा निकल के ऊपर खुल सकता है, एक नीचे निकल के ऊपर खुल सकता है, और तीनों ग्राफ को ऊपर की ओर खुलता हुआ ग्राफ ही कहोगे। कोई ग्राफ ऐसा नहीं कोई कह सकता कि कोई नीचे की ओर खुल रहा है। तो हमारा वाला फिर इस सवाल वाला कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है इस सवाल वाला? ठीक है, तो कैसे करोगे फिर इस सवाल वाला आंसर कौन सा है, कैसे करोगे? तो देखो एक बात बताए थे, यहाँ पे देखो u का वैल्यू क्या है प्लस। बच्चों टेक्निकल एरर की वजह से पिछला वीडियो हमने पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके कुछ पोर्शन कट गए थे, तो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हम रुके थे उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हमारा वाला आंसर कौन है, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि u की वैल्यू को देखिए, तो u की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो बच्चों एक बात हमने बताई थी कि आपको ये याद रखना है कि किसका ढाल क्या देता है और किसका क्षेत्रफल क्या देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि xt का ढाल क्या देता है, वेग, xt का क्षेत्रफल क्या देता है, कुछ नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये बस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोग बच्चे हो, भूल चुके हो। vt का ग्राफ क्या है, ढाल, vt का ढाल क्या देता है, त्वरण, vt का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन, at का ढाल क्या देता है, कुछ नहीं, at का क्षेत्रफल क्या देता है, वेग परिवर्तन। ये तीनों चीज़ें मैंने शुरू में लिखवाई है, बस रिवीजन कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को किसकी ज़रूरत है, यहाँ मेरे को ज़रूरत है, देखिए बेटा ये तीनों ग्राफ तो मैंने बना लिया, और जैसे मैंने कहा 3 ऊपर की तरफ जाने वाले केस बनेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ u की वैल्यू प्लस है ना, यानी xt का ढाल शुरू में, u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग अगर धनात्मक है तो यानी xt का शुरू में ढाल क्या होगा, धनात्मक। तो देखो बच्चों, एक बिंदु से 3 रेखा खींची जाए, तो पहली वाली रेखा जो है वो धनात्मक ढाल की है, दूसरी वाली रेखा जो है वो शून्य ढाल की है, और तीसरी वाली रेखा जो है ऋणात्मक ढाल की है। तो हमारे केस में xt का शुरू में ढाल क्या है, धनात्मक। कैसे धनात्मक है, क्योंकि शुरू में वेग धनात्मक है, तो शुरू में वेग धनात्मक है। देखो तो यहाँ 2 से शुरू करना है, तो कौन सा ग्राफ ऊपर जाके शुरू हो रहा है, कौन सा ग्राफ ऊपर जाके शुरू हो रहा है, तो ये पहला वाला शुरू में वेग धनात्मक है ना, तो यानी शुरू में ऐसे जाके ऐसे खुलेगा। अच्छा दूसरा वाला कब बनाते, जब u का मान 0 होता, तो सीधा निकालते फिर ऐसे कर लेते। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे हो गया, सीधा निकाल के ऐसे करते कब, जब u 0 हो जाता। ये वाला कब बनाते, जब u के डायरेक्शन को उल्टा कर देता बच्चों, तब ये वाला बनाते, नीचे ला के फिर ऊपर ऐसे बनाते u वाला, समझ रहे हो? यानी xt में 3 केसेस पॉसिबल है। देखो तो u को देख के आप डिसाइड करोगे क्या करना है, तो u बताएगा कि शुरू में ऊपर जाना है, ऊपर निकल के सीधा ऊपर चले जाना है, या सीधा निकल के ऊपर जाना है, या नीचे से ऊपर जाना है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा u। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको माइनस वाला केस भी बताता हूँ कि जब a का वैल्यू माइनस होगा तो जैसा मैंने कहा ना, नीचे आने वाले केस में भी 3 केस बनेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो बच्चों, अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें त्वरण ऋणात्मक हो। अब अगर त्वरण ऋणात्मक होता कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा कैसा ग्राफ बनेगा, नीचे की ओर खुलता हुआ परवलय है, ऐसा बनेगा। अब उसमें भी 3 केस होगा, वो यू फाइनल करेगा कि कौन सा केस है। तो देखो जरा एक सवाल करते हैं, जैसे मान लो ये x बराबर 0 है, अब x बराबर 2 पे कोई आदमी है, वैसा ही ले लेते हैं केस, उसका त्वरण पीछे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर -x है इधर +x है,
और इसका तो ये त्वरण है, और आगे की तरफ जो इसका u है वो है 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? एक त्वरण है पीछे की तरफ आपकी बार। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था अभी, जैसे पीछे कहा कि अगर त्वरण उल्टा जा रहा है, -x की तरफ जा रहा है, तो उसको माइनस लेना है। u आगे जा रहा है, इसको प्लस लेना है। अब देखो, आओ देखो ना, तो ग्राफ बनाना शुरू। xt खींच दो, खींच दिए। t बराबर कहाँ पे था? 2 पे। अब ये देखो, सर कहोगे हर बार 2 ले रहे हो, कहीं और नहीं हो सकता है? कहीं भी हो सकता है ना? तो अभी 2 की जगह मैं चाहता तो इधर भी रख लेता या उधर भी रख लेता। तो अभी तो 2 पे है, तो 2 पे ऐसे रख लो। अब यहीं से ग्राफ शुरू होना है, यहीं से ग्राफ शुरू होना है। अब चाहे ऊपर जाए, नीचे की ओर खुले, ऊपर की ओर खुले, वो अलग बात। तो देखो जरा, अब ए का मान देखना होगा, वही फाइनल करेगा कि ऊपर की ओर खुलता हुआ परवलय होगा या नीचे की ओर। तो देखो ए का मान यहाँ कितना लिखा जाएगा? -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पीछे जा रहा है। और यू का मान कितना लिखा जाएगा? +10, क्योंकि वो आगे जा रहा है, मतलब +x की तरफ जा रहा है। समझ गए? यानी अगर ए का वैल्यू माइनस है, तो एक बात तो बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लो, कौन सा परवलय? नीचे की ओर खुलता हुआ परवलय। अब उसमें भी 3 केस, एक ऐसे ऊपर जाके नीचे, एक सीधा नीचे, और एक ऐसे नीचे। कोई भी नहीं कह सकता कि ये तीनों नीचे की ओर खुलते हुए परवलय नहीं है, क्योंकि उनका एक हिस्सा बच्चों आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा मैंने पीछे कहा था वही यहाँ भी है, क्योंकि बच्चों नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनाया सकता ना, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। नीचे की ओर खुलते हुए परवलय ऐसे 3 बन सकते हैं। बस ये 6 केस समझ लो भैया, बस, और कुछ नहीं करना। 3 केस ही पॉसिबल है ऊपर की ओर खुलते में, 3 केस ही पॉसिबल है नीचे की ओर खुलते में। तो देखो, अब इसमें से हमारा इस सवाल का आंसर कौन सा है? तो देखो बच्चों, ये फाइनल कौन करेगा? u, क्योंकि xt का जो u होता है क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो वो xt का क्या होगा? प्रारंभिक ढाल। तो देखो, प्रारंभिक ढाल धनात्मक है, तो धनात्मक ढाल कैसे जाता है? एक बिंदु से धनात्मक ढाल कैसे जाता है? ऊपर की ओर। शून्य ढाल किधर जाता है? सीधा। ऋणात्मक ढाल किधर जाता है? नीचे। तो धनात्मक ढाल ऊपर वाला है, तो हमारा आंसर ये वाला है। क्योंकि देखो, यहाँ पे सीधा निकल रहा है ना, और यहाँ पे ऊपर की ओर ये धनात्मक ढाल है शुरू में। शुरू की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शुरू का वेग ही हमको पता है, आगे वेग लगातार बदलता जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या है? सीधा। यहाँ पे देखो क्या है? नीचे। तो ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब u का वैल्यू प्लस में हो, और ये वाला तब हो जब u का मान 0 में हो, और ये वाला तब हो जब u का मान ऋणात्मक। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये xt ग्राफ हो गया। अब मान लो मेरे को कोई कहता है कि vt ग्राफ बना के दिखाइए। चलो, xt तो दोनों को समझ गए ना। अब vt ग्राफ इसका मैं बना रहा हूँ, जो पिछला सवाल था उसका vt ग्राफ अब खुद बनाना। तो vt ग्राफ देखो बच्चों, इसका vt ग्राफ कैसे बनेगा? ये v लिख लो, ये t। ये v मतलब क्या होता है? वेग समय ग्राफ। तो देखो, वेग समय ग्राफ में क्या बना रहा? वेग समय ना। तो देखो, t बराबर 0 पे इसकी रफ्तार कितनी है? तो t बराबर 0 पे रफ्तार कितनी है? 10। तो ये ग्राफ +10, तो ये ग्राफ किधर से शुरू होगा? +10 से। जब वेग समय बनाओगे तो स्थिति से कोई मतलब नहीं है। अब वेग को देखो, प्रारंभिक वेग कितना है? 10, तो ग्राफ शुरू यहाँ से होगा। अब देखो, a का मान क्या है? ऋणात्मक, और ऋणात्मक में भी नियत है। देखो बच्चों, तो अभी लिखे थे ना यहाँ पे कि vt का ढाल क्या देता है? त्वरण। तो यानी यहाँ पे त्वरण क्या है? ऋणात्मक है, लेकिन नियत है। नियत है मतलब बदल तो नहीं रहे ना। तो यानी अगर a का मान ऋणात्मक है और नियत है, यानी vt का जो ढाल होगा वो ऋणात्मक होगा और नियत होगा। अगर ऋणात्मक और नियत है तो कौन सी रेखा बनेगी? सरल रेखा। ढाल क्या होगा उसका? ऋणात्मक। तो सरल रेखा ऋणात्मक ढाल के साथ कैसे बनती है? ऐसे। लो, ग्राफ हो गया, ऐसे ग्राफ बनेगी। अब यहाँ चेक भी कर सकते हो बुद्धि लगा के भी। अगर त्वरण पीछे है, वेग आगे है, तो समय के साथ ये वेग कम होगा ना, कम होकर 0 होगा। फिर ये घूमेगा, फिर पीछे जाएगा, माइनस में जाएगा, -x में जाएगा, माइनस की तरफ बढ़ेगा ना घूम के ऐसे, तो फिर वो नीचे जाएगा। समझ गए? कोशिश करो, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल लेके और भी। अब देखो, ये सब केस हमने 6 के समझा दे रहा, अपने से एग्जाम्पल लेके बनाओ। अगर कोई डाउट होता है भेजो, ठीक है? और जैसा मैंने कहा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, अगर कोई ऑनलाइन क्लास करना चाहता है या इसमें कोई डाउट है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर भेज दो। और मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वाला ग्राफ बनाए, सही बनाए, गलत बनाए,
ठीक है, तो चलो बहुत धैर्य रखे, बहुत कठिन चीज़ पढ़े, अगर लास्ट तक रुके हुए हो तो कुछ आगे करोगे, क्योंकि इसमें तो आधे लोग छोड़ चुके होंगे बच्चों, पहले ही हिम्मत हार चुके होंगे। आप अगर रुके हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे कुछ करोगे आप ज़रूर जीवन में, ज़रूर इसको अच्छा करो, इसको मतलब प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट होता है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।